Can you see it now? Yes, sir, I can. ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं यहाँ से। उससे पहले द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग पे सेल्स हैं, वो किस तरह रीअब्जॉर्प्शन करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले वी टॉक्ड अबाउट सिंपली कि कौन सी अडेप्टिव फीचर्स हैं इन द सेल्स विच आर लाइनिंग द पीसीटी। सो व्हाट वर द नेम ऑफ दीज सेल्स लाइनिंग द पीसीटी? Epithelial cells? एपिथेलियल सेल्स, जिनको हम पीसीटी सेल्स भी कभी कभार कहते हैं। सो यू कुड यूज आइदर वर्ड, एपिथेलियल सेल और पीसीटी सेल। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, टाइट जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, लॉस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड को ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स ऑफ द लुमिनल मेम्ब्रेन एंड द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशंस, माइक्रोविलाई, ये सारी अडेप्टिव फीचर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये सारी अडेप्टिव फीचर्स हमने लिस्ट डाउन की थी। और फिर हमने उनकी ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल, उनकी एडवांटेजेस के बारे में देखी थी कि कैसे इन्हीं अडेप्टिव फीचर्स से हम सपोर्ट कर सकते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को इन द पीसीटी। फिर हमने बात की थी स्पेसिफिकली ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कैसे होता है बाय द पीसीटी सेल्स। सो द वे ग्लूकोज वाज रीअब्जॉर्ब इज दैट सोडियम पोटेशियम पंप्स, these are antiportal carrier proteins. So just take a look at the, just hear what the words I'm saying, और ये मैंने लिखे हुए हैं। These are very very important words which you could use in your answers, and we'll be doing some past paper questions today. So sodium potassium pumps, ये कैरियर प्रोटीन्स है। दिस इज एन एंटी पोर्टर कैरियर प्रोटीन। एंटी पोर्टर का मतलब, यू माइट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड पोर्टर, एयरपोर्ट्स पे होते हैं, एक चीज को दूसरी चीज तक दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंटी पोर्टर यहाँ पे एंटी का वर्ड बता रहा है दी ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये एक ऐसा कैरियर प्रोटीन है जो कि ना ही सिर्फ चीजों को मूव आउट करवा रहा है, बल्कि चीजों को मूव इन भी करवा रहा है। और ये दोनों प्रोसेसेस सेम टाइम पे हो रहा है। सो देयर कम्स द वर्ड एंटी पोर्टर एंड इट्स अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स मेजोरिटी में क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज होता Facilitated diffusion, I think. है? आर यू श्योर? कैरियर प्रोटीन्स? Yeah, facilitated, I think. तो जो, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना। सो चैनल प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स व्हिच आर समथिंग लाइक दिस, इनकी दो वॉल्स होती हैं, एंड देन देयर इज सिंपली अ चैनल थ्रू व्हिच सब्सटेंसेस मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये होती हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आती है। सो फैसिलिटेटेड, एफ डॉट डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Carrier proteins, on the other hand, for example, the sodium potassium pump. This carrier proteins जो हैं majority में mostly, जो मेरा क्वेश्चन था, that is active transport में यूज होती है। अब let's see कि ऐसा क्यों होता है। You see the word pump written here, sodium potassium pumps में। Yeah. द वर्ड पंपिंग यहाँ पे सिंपली मीन्स कि हम चीजों को पंप आउट कर रहे हैं। एंड whenever you hear, see the word pump or hear the word pump, the first word coming to your mind should be carrier protein। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, pump is equal to carrier protein। एंड क्या, हमारे सिलेबस में मैक्सिमम एक या दो जगह पे ऐसी हैं सिचुएशंस जहाँ पे कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। मेजोरिटी जगह पे कैरियर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस करता है। सो इट्स एन एंटीपोटर कैरियर प्रोटीन। मतलब क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये तो हमें पता ही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या एटीपी रिक्वायर्ड होता है? Yeah. यस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंटी पोर्टर का मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को इन, कुछ सब्सटेंसेस को आउट एट द सेम टाइम यूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि जो चीजें ये बाहर भेज रहा है उसके लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज कर रहा है, और जो चीजें अंदर ला रहा है उसके लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कर रहे हैं।
3 sodium ions out, 2 potassium ions in at the same time using one molecule of ATP. This is the sodium potassium pump. अब होता ये है कि ये पंप्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं, ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाते हैं, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। जब ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाते हैं तो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्या इस एपिथेलियल सेल में कम हो जाती है या बढ़ जाती है? It decreases. It decreases, correct. ये cellular concentration of sodium ion decreases. When this decreases, this creates a concentration gradient. अब ये समझना जरूरी है किसके बीच में? Between the luminal fluid and the PCT cell का cytosol या cytoplasm. इनके बीच में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम थी सोडियम की, लूमिनल फ्लूइड में कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन ज्यादा थी, तो अब सोडियम आयन इस लूमिनल फ्लूइड से इस पीसीटी सेल के अंदर मूव करेंगे। जब ये अंदर मूव करते हैं तो ये मूव करते हैं थ्रू को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फर्स्टली द सोडियम पोटेशियम पंप एंड नाउ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। यहाँ पे को का वर्ड यूज किया गया है, मतलब टू थिंग्स एट वंस। ये सोडियम आयन को, अच्छा सोडियम आयन किस प्रोसेस से अंदर जाते हैं? एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? Active transport? तो ये बताओ कि लुमिनल फ्लूइड में क्या कंसेंट्रेशन सोडियम आयन की ज्यादा थी? Oh yeah, it's diffusion. It's diffusion. So whenever you're confused between active transport and diffusion, look at if it is going down or against the concentration gradient. Luminal fluid में ज्यादा है, इधर सेल के अंदर कम है. So it's going from high to low, meaning down the concentration gradient. Whenever it's down the concentration gradient, active transport is not possible. क्योंकि active transport में ATP यूज होती है, right? और ATP हम क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि हमें अगेंस्ट द concentration gradient मूव करना था। या तो हम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करें, सो वी डोंट नीड एटीपी, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सोडियम तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है थ्रू दीज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल बिट क्विक क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। ग्लूकोज किस प्रोसेस के जरिए जाता है? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? Facilitated diffusion? सो सोडियम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जा रहा है, ग्लूकोज रिमेंबर सेकेंडरी समथिंग, दैट वाज द नेम। Secondary active transport? Correct. Secondary active transport. There is a greater concentration of glucose in the PCT cell and a lower concentration of glucose in the luminal fluid. तो लो टू हाई ग्लूकोज मूव कर रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यू माइट बी थिंकिंग एकदम से हाई कंसेंट्रेशन कैसे आ गई पीसीटी सेल में? वो इसलिए क्योंकि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो एक ही रहता है और ये मिलियंस ऑफ टाइम्स होते हैं पूरे दिन में। सो देयर नीड्स टू बी एंड देयर विल बी हाई ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन इन द सेल, और फ्लूइड में कम होगा, तो इट विल गो फ्रॉम लो टू हाई through the sodium ion glucose co-transporter. So this is active transport. Lekin tell me this, is this the only molecule being transported or is there another molecule along with this which Sodium is is being also. transported at the same time? Sodium? Sodium as well, क्योंकि ये अकेला तो मॉलिक्यूल नहीं है ना which is moving through the co-transporter. The reason it's called co क्योंकि तो two चीजें are transported at once. So because it's not one thing, it's the second thing which is transported. It's called secondary active transport. So just as a summary, it's active transport because it's against the concentration gradient, and it's secondary क्योंकि ये दूसरी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती है along with sodium. अब ये ग्लूकोज पीसीटी सेल के अंदर आ गया। अब इसे क्या करना है कि इसे बॉडी के अंदर वापस आना है, इसे ब्लड वेसल्स के अंदर वापस आना है। What was the name of the blood vessel closest to the epithelial cell? Peritubular capillaries? Perfect, peritubular capillary network. ग्लूकोज पीसीटी सेल से इस कैपिलरी नेटवर्क में जाएगा थ्रू द ब्लड प्रोटीन। ये तीसरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आ गया, ब्लड प्रोटीन्स के थ्रू ये जाएगा एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में मूव इन कर जाएगा। दिस
completes the selective reabsorption of glucose by the PCT cells. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो. No, it's clear. Okay, now we will move on to the reabsorption. तो अभी हमने ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन की बात की, अब हम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे. रिमेंबर कि ये सब प्रोसेसेस कब हो रहे थे? ये सब प्रोसेसेस तब हो रहे थे जब लूमिनल फ्लूइड वाज मूविंग थ्रू द लूमेन ऑफ द पीसीटी. मतलब कि क्या ये सारे प्रोसेस आगे पीछे सेम टाइम पे हो रहे हैं या ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हो रहे हैं? Same time. सेम टाइम पे हो रहे हैं क्योंकि इट्स ओनली वंस ना कि द लूमिनल फ्लूइड विल मूव थ्रू द पीसीटी. एक बार वो क्रॉस कर जाएगा फिर वो लूप ऑफ एनले में चला जाएगा, तो देयर विल बी नो फर्दर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एनीथिंग एल्स. सो एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो अभी यहाँ पे जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो वाटर में भी थोड़ी सी चीजें अफेक्ट होंगी. और वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऐसे होता है कि यू सॉ हाउ राइट कि sodium ions entered into the PCT cells because of down the concentration gradient. Yeah. तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पीसीटी सेल के अंदर चलेगा. जैसे ही ये पीसीटी, और ये टॉपिक था ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जैसे ही ये पीसीटी सेल्स के अंदर गए तो एक और चीज हुई. टेल मी दिस, व्हाट हैपेंड टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ द पीसीटी सेल? After the sodium ions are reabsorbed, After the sodium ions, yes, are reabsorbed, they move into the uh, PCT cell. the water potential increases. The water potential increases. Uh, After the move into the PCT, right? The sodium Yeah, so ion. after the sodium ions जब पीसीटी के अंदर चले जाते हैं तो अब पीसीटी का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? Oh, the in the PCT cell, the water potential या decreases. द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस. करेक्ट. और ये सोडियम आयंस पहले लूमिनल फ्लूइड में थे, तो अब लूमिनल फ्लूइड की वाटर पोटेंशियल को क्या हुआ? Increases. इंक्रीजेस. सो क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी? Yeah. यस, बिकॉज ऑस्मोसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन थी, नथिंग स्पेशल एट ऑल. सबसे पहली कंडीशन, water needs to move from a high water potential to a low water potential down the water potential gradient. For water potential का gradient तो यहाँ पे बन गया. दूसरा, it moves through a semi permeable membrane. The PCT सेल का सेल मेम्ब्रेन भी है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ऑस्मोसिस बिल्कुल अकर करेगा. ऑस्मोसिस अकर करेगा एंड दिस इज हाउ वाटर जो पहले इस लूमिनल फ्लूइड में था अब वो पीसीटी में चला जाएगा. So the entry of Na plus ions. So this is the shortest process of when we talk about reabsorption of different things. Water का सबसे simple है. Na plus ने enter किया, water potential कम हुआ, osmosis हुआ, that's it. So entry of Na plus ions into the PCT cells lowers the water potential of the PCT cells या the epithelial cells. इसकी वजह से होता ये है कि जो वाटर है दिस मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल. तो ये हायर वाटर पोटेंशियल की रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल की रीजन में मूव करता है. एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि वाटर नाउ मूव्स इनटू द पीसीटी सेल्स. अब क्या ये वाटर पीसीटी सेल्स के अंदर हमेशा के लिए रहेगा? No. तो फिर इसके बाद व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस विल बी? It's gonna be reabsorbed. इट्स गोना बी रीअब्सॉर्ब. अच्छा, टेल मी दिस, पीसीटी सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया. अब कैन आई से कि पीसीटी सेल का वाटर पोटेंशियल इज नाउ ग्रेटर कंपेयर्ड टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का वाटर पोटेंशियल? Yeah, it is. क्योंकि वाटर न्यूली इसके अंदर मूव किया पीसीटी सेल के अंदर, तो इट इज द ग्रेटर वाटर पोटेंशियल कंपेयर्ड टू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क
जिसकी वजह से फिर से ऑस्मोसिस अकर करेगी एंड दिस इज हाउ वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। एग्जैक्टली जो सोडियम का प्रोसेस था, लेकिन सोडियम में हम पंप्स यूज कर रहे थे, को ट्रांसपोर्टर्स यूज कर रहे थे, ग्लट प्रोटीन यूज कर रहे थे। यहाँ पे इट्स टू ऑस्मोसिस प्रोसेसेस एंड द वाटर गोज फ्रॉम द फ्लूइड straight into the capillary network. So water then moves into the peritubular capillary network. Okay, now let's talk about the reabsorption of amino acids or amino acids. So reabsorption of amino acids. ये इस तरीके से होती है कि ये अमीनो एसिड्स आर reabsorbed into the PCT through the just like glucose. इसका मतलब क्या है कि पीसीटी सेल की लूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर जो माइक्रोविलाई थे ना, इस माइक्रोविलाई के ऊपर ना सिर्फ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स हैं, बट देयर इज आल्सो सोडियम अमीनो एसिड, और नॉट इवन सोडियम, जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है अंदर, उसके साथ अमीनो एसिड का को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। सो बिकॉज को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो अमीनो एसिड्स विल मूव इन थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पीसीटी सेल के अंदर आ गई। नाउ दे विल मूव वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रॉम द पीसीटी इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो द वे दिस प्रोसेस वर्क्स इज, ये जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, they are reabsorbed into the PCT through secondary active transport। तो जो प्रोसेस हम ग्लूकोज के साथ कर रहे थे when we were talking about the selective reabsorption of glucose in the PCT, exact same process अमीनो एसिड्स के साथ हो रहा है। So they are reabsorbed through secondary active transport। Acha, now the name of these co-transporter proteins is not necessary। इसका नाम जानने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज इसका नाम है सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, और यू कुड से सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर्स। इट्स नॉट इन योर सिलेबस, यू डोंट नीड टू नो दिस। यू सिंपली नीड टू नो कि जो प्रोसेस ग्लूकोज फॉलो करता है, सेम प्रोसेस अमीनो एसिड्स फॉलो करता है। तो जैसे ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये पीसीटी सेल के अंदर आ गया, it then moves through facilitated diffusion just like glucose। It then moves through facilitated diffusion to the peritubular capillary network using transport proteins। यहाँ पे यू रिमेम्बर मैंने अभी कहा था कि देयर आर ओनली वन और टू प्लेसेस इन द एंटायर सिलेबस जहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन से होगी। Yeah. या दिस इज द फर्स्ट प्लेस। कैरियर प्रोटीन्स यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती हैं, किसकी? अमीनो एसिड्स की, फ्रॉम द पीसीटी सेल्स इनटू द पीसीएन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। नाउ लेट्स डू सम पास पेपर क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। द मैमलियन किडनी, तो ये प्रॉपर एक पास पेपर क्वेश्चन है। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन सिंस आई डोंट हैव द पिक्चर फॉर दिस। द मैमलियन किडनी is an organ involved Sir, in, yeah,
बाकी किसी चीज़ की there is no process required other than these three for these water, glucose, amino acids के अलावा there is nothing else for the So let me reabsorption. just move up कि पीसीटी सेल्स में हमने क्या क्या लिखा था जो रीअब्सॉर्ब होंगे. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन्स एंड देन वाटर एंड आयंस. तो ये जो स्मॉल प्रोटीन्स वाला पार्ट है दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें पिनोसाइटोसिस होता है एंड फिर अमाइनो एसिड्स हाइड्रोलाइज होते हैं. इसमें वी डोंट नीड टू गो इनटू ऑल ऑफ दैट. बट व्हाट आई कैन डू इज सबसे पहले तो हम दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन ये थोड़ा सा जो आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है कि स्मॉल प्रोटीन्स कैसे रिजर्व होते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. बट ऑल ऑफ Also विच आई. there's yeah या. so there's also not urea in our syllabus, the reabsorption. तो जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नहीं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इज नॉट इन आवर सिलेबस क्योंकि एज वी सॉ कि यूरिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है. और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इज इट अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर अस और अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस. Waste product. Waste product for us. Therefore, majority भी नहीं, I would use the word maximum of it is selectively absorbed. Only a very small proportion of, sorry, it is wasted in the form of urine. Only a very small proportion of it is selectively reabsorbed and वो भी syllabus में नहीं है. तो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं अमीनो एसिड्स की reabsorption, वाटर की reabsorption and the most important ग्लूकोज की selective reabsorption ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो आउट ऑफ सिलेबस है स्मॉल प्रोटीन्स, यूरिया, मिनरल आयंस. बट अभी स्मॉल प्रोटीन्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आफ्टर वी आर डन विद दीस क्वेश्चंस. सो द मैमेलियन किडनी एक ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म होम्योस्टेसिस. ये एक मार्क का क्वेश्चन है. सो व्हाट वुड यू आंसर फॉर दिस? अ वेरी शॉर्ट आंसर क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन या दो लाइंस का क्वेश्चन. सो यू जस्ट बी गिवन टू लाइंस, इट्स अ वन मार्कर. सो So homeostasis is basically the maintenance of the internal environment of the body. मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बॉडी. अच्छा, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स होते हैं इनको क्या हमें एक सेट पॉइंट के अराउंड मेंटेन करना पड़ता है? Yes. तो क्या हमें इस इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रखना पड़ता है? Yeah. तो फॉर एग्जांपल द आंसर व्हिच यू सेड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट वो ऐसे भी हो सकता था ना कि लेट्स से द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन वाज 40 और वो बढ़ के 90 हो गई. Now, if we were to use your answer कि we are simply maintaining the internal environment, तो हम कहते हैं अच्छा it moves to 70. हमें कोई restriction थोड़ी है कि we need to bring it back to 40. Therefore, इसीलिए मार्किंग स्कीम में एक कीवर्ड बोल्ड किया गया. The maintenance of a constant internal environment. इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है लेकिन एक सेट पॉइंट के अराउंड उसे फ्लक्चुएट करवाने देना है. सो इट्स द मेंटेनेंस. So never forget the word constant. So maintenance of a const क्योंकि जब तक internal environment constant नहीं रहेगी homeostasis का कोई फायदा ही नहीं होगा. So maintenance of a constant internal environment. Okay. So let me just paste. I have a picture for the next question. Let me just paste it. Okay. So figure 1.1 shows a section through a kidney. With reference to figure 1.1, name the structures A and the structures B. A, I think. अच्छा, B is the ureter, I think. Correct. Bilkul. B is the ureter. And what's A? I think A
is the medulla. A is the renal pelvis. तो यहाँ पे देर आर थ्री थिंग्स और थ्री स्ट्रक्चर्स जो हमें आगे चाहिए, राइट? सबसे पहले तो कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद मेड्यूला, और उसके बाद पेल्विस। जो सबसे पहले इनर, ये जो यू कुड से इनर, और इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द आउटसाइड द मोस्ट आउटर वाली चीज, ये वाली चीज कौन सी होगी? The thin layer, नो, व्हाट्स द नेम एज इट्स, इज इट द cortex, is it the medulla, or is the pelvis? the cortex, इट इज द कॉर्टेक्स। अंदर वाली जो लेयर है वो है मेड्यूला, और उसके बाद जो आता है वो है पेल्विस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद फिर मेड्यूला आता है, एंड फिर उसके बाद पेल्विस आता है। तो द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस, और इफ यू गो बैकवर्ड्स, पेल्विस, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। तो जो सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है which is connected to the ureter, that is the pelvis, or you could say the renal pelvis. Now, on figure 1.1, this is the next question. Use the label lines and the letters to label where ultrafiltration occurs. सबसे पहले. So where does ultrafiltration occur? हमने ये बिल्कुल शुरू में बात की. in the cortex, In the cortex, correct. क्योंकि cortex में we have the Bowman's capsule, और उस Bowman's capsule के अंदर होता है glomerulus, which is exactly where ultrafiltration occurs. So the cortex is where ultrafiltration occurs, labeled as U. Now, where does the loop of Henle get found? So label using the letter L, where the loop of Henle is found. the medulla, The medulla, correct. The loop of Henle medulla के अंदर बनता है, और medulla के अंदर found भी होता है, correct. Now label where the blood urea concentration is low. So think of these two arrows. ये दो arrows क्या बता रहे हैं हमें? What movement are they talking about? कौन सी चीज की movement की बात कर रहे हैं? उससे identify कि ये कौन सा blood vessel है. renal artery, So ये renal कौन सी? Are you talking about this or this? uh, the नीचे वाली. The नीचे वाली. So Oh no no no! these दो I चीज. think the upper, I think the first one. I think. So these two are simply renal artery and the renal vein. नीचे वाली is the renal artery. And I know it's tough to identify this is diagram से, लेकिन that's how diagrams usually work. वो normally इसी तरीके का diagram देंगे कि it will be difficult to understand it. What is the thing which is taking, or wait 1 second, did I say this is renal artery and this is vein? I forgot. Okay, Uh, it's fine. Just give me 1 second. Okay. जो चीज ब्लड को अंदर ला रही है उसे हम क्या कहेंगे? विच इज ब्रिंगिंग ब्लड टू द किडनी? artery, आर्टरी. एंड उस चीज को क्या कहेंगे विच इज ब्रिंगिंग ब्लड और टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी? vein. द वेन. अब ये जो दो एरोज हैं, यू सेड दैट दीज आर आर्टरीज एंड द अदर वन, ऑब्वियसली इफ वन इज आर्टरी दूसरा वेन होगा. बट कांट वी थिंक ऑफ दिस एज एफरेंट एंड एफरेंट आर्टेरियोल्स? Oh yeah, we can. यस वी कैन. अब इसमें से कौन सा आर्टेरियल है जो कि ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लेके जाता है? द Uh, टॉप वन और द बॉटम वन? uh, the bottom one. द बॉटम वन. तो इज दैट ए डबल एफ और ई डबल एफ? द A फर्स्ट double F. आर्टेरियल ए डबल एफ. तो ए डबल एफ क्या कर रहा है कि ये ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके जा रहा है, which means that it's the top one, right? क्योंकि top one वो blood vessel है which is going inside of the kidney, which is going inside of the cortex जहाँ पे glomerulus और capsule है, right? Yeah. तो
afferent arteriole, let me just write this down here. A double F, afferent arteriole, is the arteriole which takes the blood to the glomerulus. और इसीलिए ये इनवर्ड्स है, तो इस हिसाब से आउटवर्ड्स कौन सी आर्टेरियल लेके जाएगी? The efferent. द ई डबल एफ एफरेंट आर्टेरियल. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या एफरेंट, ये जो ए डबल एफ आर्टेरियल है, इसमें जो ब्लड है, हैज दिस ऑलरेडी बीन अल्ट्रा फिल्टर्ड? No, not yet. नॉट येट. और एफरेंट आर्टेरियल में हैज दिस बीन अल्ट्रा फिल्टर्ड? Yes. तो अगर ये एफरेंट आर्टेरियल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, तो क्या यहाँ पे यूरिया की कंसेंट्रेशन हाई होनी चाहिए? Uh, yes, I think. तो फिर यस, बिकॉज व्हाई इज दैट? लेट्स लुक एट दैट. ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही थी, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था? ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में सारा का सारा यूरिया जा रहा है. लेकिन पहले ये यूरिया कहाँ था? ग्लोमेरुलस में. और उससे पहले कहाँ था? efferent arteriole. So the efferent arteriole has the maximum amount of urea. अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, एफरेंट आर्टीरियल में ब्लड आ गया. दिस ब्लड इज ऑलरेडी अल्ट्राफिल्टर्ड. तो क्या इसमें यूरिया की कंसेंट्रेशन कम होगी या ए डबल एफ में कम होगी, किसमें कम होगी? E double F efferent. E double F. Perfect. So now you get the concept. So let me just summarize everything which we did so far. हमने So, अभी तक sir, को, या there is this confusion. या Isn't the diameter of the afferent arteriole bigger than the efferent one? Because I think it's a bit misleading. I don't know. I got confused here. okay, so you were confused about the diameters, right? Yeah. या तो कभी कभार कुछ डायग्राम्स इस तरीके की होती हैं जिसमें वी नीड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि इट इज टू स्केल, इट इज नॉट टू स्केल, सो नीड नॉट टू लुक एट द डायग्राम्स. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ऑलवेज लुक एट द डायरेक्शन जिसमें मूवमेंट हो रही है. अगर ये डायरेक्शन किडनी से बाहर है, सो आइदर इट्स अ वेन्यूल और इट्स एन एफरेंट आर्टेरियल. इट इज एन आर्टेरियल बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट वन टू द किडनी. तो जो बाहर जाने वाली चीज है वो एफरेंट आर्टेरियल है, और उसमें यूरिया की कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर लेबल्ड सी. सो whenever you talk about the diameters, always list them down in the description. लेकिन अगर हमें डायग्राम प्रोफाइल से देखना हो कि कौन सा आर्टेरियल एफरेंट है, कौन सा एफरेंट है, always look at the arrows. The arrows are there to guide you. Never look at the diameters. Okay. Okay. तो ये था दूसरा क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो टू द थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट. मैं थोड़ा सा उसको जल्दी समझा दूंगा. विच इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स. अब लेट्स सी कि ये स्मॉल प्रोटीन्स की जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये किस तरीके की होती है. अगेन इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेल एंड गुड, इफ यू डोंट, नॉट एन इशू एट ऑल. स्मॉल प्रोटीन्स जो होते हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्रोटीन्स. व्हाट वर द थ्री फिल्ट्रेशन बैरियर्स जिसकी हमने बात की थी बिफोर अल्ट्रा, ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? The basement membrane, हम्म. the I think the pores in the capillary. I think सो दैट्स द पोर्स, द बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो तो हो गया. अदर देन दैट, uh, podocytes. I think podocytes, correct, that's the epithelium of the Bowman's capsule, and there was one more. the capillaries. Some, the endothelial lining of the capillary, correct. Okay. तो ये जो तीन थी फिल्ट्रेशन बैरियर्स. अब वर लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स एबल टू पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन? No, no, I don't. नो, बिकॉज दे वर लार्ज. इसी वजह से जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन थी वो ग्लूमेरुलस में ज्यादा थी. एंड यू रिमेंबर ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन दिस वाज द फैक्टर जो ग्लूमेरुलस के अगेंस्ट जा रहा था. Yeah. या तो इसी वजह से ग्लूमेरुलस के अगेंस्ट क्यों जा रहा था, क्योंकि लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स पास नहीं कर पा रहे थे. दे वेंट बैक इनटू द ग्लूमेरुलस या द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. स्मॉल प्रोटीन्स हाउएवर वर एबल टू पास थ्रू. ये प्रोटीन्स अब कहाँ पे हैं? लूमिनल फ्लूइड में. ये सबसे पहले तो
रीअब्सॉर्ब होते हैं वाई अ प्रोसेस कॉल्ड pinocytosis. So let me just write this down and I'll explain what this is. So these proteins are reabsorbed into the PCT cells via pinocytosis. So in school, were you able to learn ये AS में कि endocytosis, exocytosis and pinocytosis? I think I did study it, but I forgot. In Okay, 18, so no, I think in AS. Yeah. in AS, yes, AS में. Yeah, I think Oh, we did this in AS. okay. तो pinocytosis, endocytosis और exocytosis के थोड़ा सा similar है. The word pino simply refers to the word small. अब endocytosis में हम क्या बोल रहे थे कि substances were moving in the word endo. Exocytosis में the substances were moving out. That's exo. Pinocytosis is where a cell is actually absorbing the substances from outside and taking it inside. लेकिन isn't that the same as endocytosis? तो फिर फर्क क्या है? Endocytosis is the engulfing of substances and taking them inside the cell, which are large in size. Pinocytosis छोटी चीजों के साथ endocytosis करता है. So think of it like this. Pinocytosis is the endocytosis of small substances. This is the best way to remember pinocytosis. So endocytosis में we used to do the same process. We used to engulf the substance ताकि वो सेल के अंदर चली जाए. Pinocytosis में exactly यही होता है. लेकिन the only difference is instead of a big substance is it's a small substance. अच्छा. Now, let's just revise a bit of how endocytosis works ताकि pinocytosis is the exact same तो वो समझना आसान हो जाएगा. So let's suppose हमारे पास यहाँ पे एक सेल, right? एंड यहाँ पे एक छोटी सी चीज है. अब ये सेल ये चाह रहा है कि ये स्मॉल सी चीज, ये जो सर्कल लुकिंग स्ट्रक्चर है, ये सेल के अंदर आ जाए. तो अब ये बोलेगा कि either I can do the process of pinocytosis या endocytosis. Let's suppose this substance was large enough to qualify for endocytosis. How the process works is सबसे पहले invaginations are formed in the cell. Invaginations are formed in the cell. और ये जो concept है, you can apply it in every single chapter of biology क्योंकि हर जगह कभी endocytosis हो रहा होता है, कभी pinocytosis हो रहा होता है, कभी exo हो रहा होता है. So it's best to understand this concept at once. So यहाँ पे हमारे पास एक सेल है और यहाँ पे मैंने लिखा है invaginations are formed in the cell. Invagination looks something like this. So you see the difference between these two shapes? Yeah. यहाँ पे there is sort of a bump here. इस बम्प का एक स्पेशल नाम है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये बम्प फॉर्म कैसे हुआ. ये वाला जो पार्ट है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये वाला द टॉप पार्ट, दिस सिंपली मूव्स अ बिट इनवर्ड्स. तो इसको हम कहेंगे अ पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अ पार्ट ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड्स. जब ये अंदर फोल्ड कर जाता है तो इन्वेजिनेशन फॉर्म हो जाती है. अब यू सी दिस बम्प है, इस बम्प का एक स्पेशल नाम है और ये बम्प ही वो जगह है जहां पे ये जो सब्सटेंस है जिसको अंदर जाना था, ये उस बम्प में आके रुक जाती है. तो द नेम ऑफ दिस बम्प इज कॉल्ड सूडोपोडिया. सो इन्वेजिनेशंस जो फॉर्म होती है सेल में, उसकी वजह से एक बम्प बनती है, उस बम्प का नाम है सूडोपोडिया. अब इस सूडोपोडिया में वो सब्सटेंस आ जाता है जिसको एंडोसाइटोसिस करनी थी उस चीज की. Now, look at this really, really interesting process. सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ है वो ज्वाइन कर जाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ है.
So think of it like an engulfing process. So you, whenever you need to engulf something, for example, you need to hold a cup. How do you hold a cup? You, ये जो thumb वाला हाथ है और ये middle finger वाला जो हाथ है, इसको हम extend करते हैं, and then we hold it around the cup, right? Yeah. उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है. सो सेल क्या करता है, थोड़ी सी जगह बनाता है, विच इज कॉल्ड सूडोपोडिया, जहाँ पे चीज आके रुक जाती है, और देन इट मोल्ड्स इटसेल्फ अराउंड इट. सो द वर्ड इज molds itself around it. जब जैसे ही वो मोल्ड कर देगा अपने आप को उस व्हाट इज दैट सब्सटेंस उसके अंदर, दिस इज हाउ दिस सब्सटेंस नाउ बिकम्स पार्ट ऑफ द सेल. सो ये वाला जो पार्ट है ये इरेज हो जाता है, एंड नाउ दिस बिकम्स समथिंग लाइक दिस. लेट मी जस्ट इरेज दिस. आई ड्रॉ द सब्सटेंस अगेन, और ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ ज्वाइन कर जाए. सो यू सी दिस स्ट्रक्चर इज नाउ इनटू द सेल. Yeah. So this is how endocytosis works. So there are three keywords you need to remember about: endocytosis, invaginations, pseudopodia, and end में it's the cell membrane दोनों साइड से अपनी तरफ join कर देता है, molds itself around the structure, which allows for endocytosis. अब ये small protein इस PCT सेल के अंदर आ गया. जैसे ही ये PCT सेल के अंदर आ जाता है ना, अब क्योंकि ये है तो प्रोटीन, चाहे स्मॉल हो या बिग हो, सो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे केमिकली, व्हाट विल बी प्रोड्यूस इफ Uh, वी कीप ब्रेकिंग इट डाउन? could you amino acids? I think. अमाइनो एसिड्स. क्योंकि अगर हम प्रोटीन को केमिकली ब्रेक डाउन करते रहेंगे, वी विल इवेंचुअली रीच द बेसिक यूनिट, और वो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड्स. ये अमाइनो एसिड्स अब प्रोड्यूस हो गए पीसीटी सेल में, एंड नाउ just like we learned about the reabsorption of amino acids, the exact same process takes place. They move via facilitated diffusion through the carrier protein into the neighboring peritubular capillary network. So the only difference between amino acids and small proteins का selective reabsorption is small protein pinocytosis से अंदर आता है और फिर टूटता है, अमीनो एसिड बनता है, और फिर कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को. So once in the PCT cell, they are hydrolyzed into amino acids, which move via facilitated diffusion through carrier proteins into neighboring peritubular capillary networks. Okay, now let's move on to the past paper questions जो हम कर रहे थे. Okay, now this is a bit of a long question. इसका दो parts हैं. Part A, in mammals, excess amino acids. So ये past paper question सिर्फ उस तक है जो हमने इस अभी तक किया, कवर किया है इस टॉपिक का पार्ट. क्योंकि this is a really big topic, so we need to break it down into small chunks. So excess amino acids. So इस तरीके से you could think we are done with the first section. Cannot be stored in the body. Outline the formation of urea from excess amino acids by liver cells. This is a 3-mark question. So let me know when you're done.
I'm actually having a bit trouble finding the answer. I think this is too brief, but Mhm. I'm done. Yeah, sure. Just let me know your answer. Yeah, so I wrote that basically excess amino acids are deaminated in the liver, which Mhm. removes the amine group and basically forms ammonia. And then ammonia is converted into urea in the urea cycle, and then urea is transported into like the blood for excretion. That's perfect. क्योंकि Oh, ये था ही 3 मार्क का क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कीवर्ड सो द पहला मार्क वाज एक्सेस अमीनो एसिड्स आर डीएमिनेटेड सो द डीएमिनेशन का वर्ड अमोनिया फॉर्म होता है अमोनिया टेक्स पार्ट इन द यूरिया साइकिल और उससे यूरिया फॉर्म होता है एंड फिर ये यूरिया आगे जाके या तो कीटो अल्फा कीटो ग्लूटरेट मतलब कीटो एसिड बन जाता है या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देता है ऑल्दो दैट इज स्ट्रेचिंग द क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मेशन तक बात की थी यूरिया की बट अगेन दैट्स द 3 मार्क्स दैट वाज परफेक्ट ओके लेट्स लुक एट another question so you want me to write down the answer or should we move on yeah, we can move on. okay so अगला question is the mammalian kidney is composed of many nephrons. I don't know why pen chalna band ho gayi hai. Okay, is composed of many nephrons. Describe the process of ultrafiltration in the nephron. How many marks is this? Oh, yeah, my bad. This is a 4 mark question. Yeah. Okay. Yeah, I'm done. Yeah. Could you tell your answer? Yeah, so basically, blood enters the glomerulus under high hydrostatic pressure through the afferent arteriole, and this basically this pressure forces out water, glucose, amino acids, urea, and ions out of the blood into the Bowman's capsule, and the basement membrane acts as the sole filtration barrier, preventing plasma proteins and uh, our red blood cells from passing through, and the filtrate collected in the Bowman's capsule is called the glomerular filtrate. Okay, so
एक point which you said here was the filtration, the basement membrane is the sole filtration barrier. That's what you said, right? Yes. And you said that's for plasma proteins Uh, or what did I for say? overall. I said it basically acts like a soul filtration barrier, preventing plasma proteins and red blood cells from passing through. Okay. So you talked about plasma proteins and red blood cells. लेकिन what about बाकी दो filtration barriers? मतलब could you mention that too? क्योंकि उससे होगा ये कि the answer will become less specialized and more generalized. So look at how the question is structured. वो सिर्फ कह रहे हैं कि ultra filtration का process describe करना है. So you started it correctly कि high pressure पे blood flow करता है from the glomerulus into the Bowman's capsule. फिर you could talk about the filtration barrier जिसमें it's the basement membrane, it's the endothelial lining, it's the podocytes. Podocytes एक और keyword है. And then you could talk about the hydrostatic pressure. So you remember that stuff? Yeah. Hydrostatic pressures. So this is where hydrostatic pressure comes into play. Ultrafiltration क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फैक्टर है इट इज ओवर पावरिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन का फैक्टर सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताना है कि व्हाट लीड्स टू अल्ट्राफिल्ट्रेशन दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कि ग्लोमेरुलस में ज्यादा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में कम है इसीलिए जो नेट मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सूल तो ये एक पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट मेक श्योर टू मेंशन बाकी दो filtration barriers as well. And वो आगे सही था कि it's called glomerular filtrate and वो filter होके then moves forward. बिल्कुल सही था. So that's clear? Okay. So could you give a summary of what we did today? Right, so basically, we learned about the reabsorption of amino acids and reabsorption of water, and we also did a bit about the proteins. And basically, in the absorption of reabsorption of amino acids, we basically saw that. It's almost the same process as glucose, except that it has different carrier proteins, I think, and Sorry? it has different carrier proteins. For amino acids compared to glucose, correct? Yeah, and basically, for the reabsorption of water, we saw that water is reabsorbed through the process of like osmosis, and yeah, I think that's what we did. All right. So we'll keep it till here and inshallah we'll continue this tomorrow. Yeah. Right. Also, Thank you. sir, can I Yep. just ask another thing? By Yep. December, like, or probably by the end of November, are we going to be done by the control and coordination chapter? So we'll have to by the end of November. Yeah. I think हम पहुंच जाएंगे in the mid of control and coordination, not the entire one, क्योंकि that is also the second longest chapter of the book after homeostasis, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक chapter है. So I'll try my best in order to cover control and coordination, but let's see inshallah when we get to. Yeah, okay, thank you so much. Okay, so do you have like an exam at the end of November? Yeah. No, I think December, the start of December, I have my midterm starting. Okay, start of December. सही है. Yeah, Okay. So inshallah we'll do try that. Right. sure. Allah Hafiz. Allah Hafiz, thank you so much.